हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हम क्या स्टडी कर रहे थे? हम देख रहे थे कि रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जब मैं कहूँगा कि ये एक्सेप्टेंस वैलिड है, यानी कि एक एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस बनने के लिए किन किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो वो वाली बात हम कर रहे थे। इसमें लास्ट में हमारे पास ना दो छोटे छोटे से टॉपिक रह गए थे, जिनको मैंने जानबूझ के नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन के लिए स्किप किया था। ठीक है, सो व्हाट विल डू, अभी हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलेगा ना? अभी ध्यान से पढ़ना है। ये वाला जो टॉपिक है ना, स्पेशली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखूंगा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि पुराने वाले जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो उसकी रिपीटेशन ही है, तो ऐसा नया नहीं है। बट स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है जब उसको अलग तरीके से पढ़ के चलते हैं, तो इसलिए हमें सिंपल मेथड से पढ़ना है और सिंपल तरीके से इसको समझ के चलना है, ताकि एग्जाम में इसके लिए हमारे पास कोई भी दिक्कत ना आए। चलेगा, स्टार्ट करें, पढ़ें। देखो, इसमें अगर मैं बात करता हूँ, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी। ऑफरी के ऊपर क्या लिखोगे? ऑफरी कौन होता है? कौन होता है ऑफरी? जिसको ऑफर किया जाए, यानी कि बी। हम हमेशा, मैंने बताया था ना, हमेशा क्या मान के चलोगे? ए कौन है? ऑफरर है। और ऑफरी कौन है? बी, जिसको हम ऑफर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लिख लो ऑफरी मतलब बी। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी और हिज फेलियर टू डू सो, या फिर उसके फेलियर से, कि किसी कारण से वो काम नहीं कर पा रहा है। सो अनलेस ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। सर कुछ समझ में नहीं आया। हिज किसके लिए बात कर रहा है? बी के लिए। ऑफरी किसके लिए? बी के लिए। हिज किसके लिए यूज करा है? बी के लिए। मतलब बात समझो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक में क्या था कि मैं सामने वाले को ये मजबूर नहीं कर सकता हूँ कि अगर उसने जवाब नहीं दिया ना, तो मैं उसको यस मान लूंगा। ऐसा कहा था ना मैंने, जब हमने कहा था कि एक एग्जांपल देखा था कि आपने मुझे 10 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करा ना, तो मैं मान लूंगा आपने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं टू परफॉर्म। तो किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि मुझे रिप्लाई करो। जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्या, कि मैंने क्या करा, अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया सारे मार्केट में कि अगर किसी, मैं आप सबको क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ कि मुझसे पढ़ लो, और अगर आपने रिप्लाई नहीं करा ना अगले 3 सेकंड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्टेंस मान लूँगा। गड़बड़ हो जाएगी ना ये। सो दैट्स वाई उसको मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मतलब वैलिड नहीं मानता हूँ अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि आपने नहीं करा तो उसको मैं एक्सेप्ट मान लूँगा, ठीक है। बट इतना भी मैंने बताया था, मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने 10 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो मैं ना मान लूँगा। बात समझ में आई? क्योंकि बात समझो, अगर सामने वाले की मैं कह रहा हूँ कि यस, उसने यस कर दिया, तो उसके लिए दिक्कत है कि उसकी क्या लाइबिलिटी रेज होगी। अभी बी के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, मैं मान लेता हूँ कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो जिम्मेदार हो गया, उसकी लाइबिलिटी होगी, उसको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। बट अगर मैं मान लेता हूँ कि बी ने क्या कहा है, नो कहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर तो बी ने नो कुछ बोला भी नहीं और मैंने मान के चला है नो, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दैट्स वाई व्हाट आई एम सेइंग इन शॉर्ट, कि मैं सामने वाले को ये तो कह सकता हूँ कि आपने अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपकी तरफ से ना समझ लूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ये ओके है। बट मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। बात क्लियर? सो यहाँ पे भी ना बात एक्चुअल में वही रिपीट हो रही है, थोड़ी सी घुमा के। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर सामने वाले ने साइलेंट है, सामने वाले ने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं उसको कैन नॉट बी इम्प्लाइड, उसको मान नहीं सकते। इम्प्लाई का मतलब मानना, एज्यूम कर लेना। मैं उसको एज्यूम नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या है, एक्सेप्टेंस। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा अनलेस, लेकिन कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पशन दे दिए कि मुझे इस केस में, ये वाला केस है जहाँ पे क्या है कि मैं कह दूंगा कि साइलेंस इक्वल्स टू क्या, एक्सेप्टेंस। कि इस केस में अगर वो शांत भी है ना, तो भी मैं मान लूंगा क्या, कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा कब होगा, जब अनलेस ऑफरी जो है बी ने हैज इन प्रीवियस कंडक्ट, पिछले किसी काम में, अपने पिछले किसी एक्शन से, पिछले पहले कभी इंडिकेटेड, उसने कहा है कि उसका शांत रहना भी क्या है, एक्सेप्टेंस के बराबर होगा। अगर ऐसा कुछ उसने पहले कहा है तो ठीक है, वरना नहीं। तो देखो, ये वाली जो मेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑफरी, इसके आगे लिख लेना यहाँ पे, कैन नॉट बी टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस, उसको मैं एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकता हूँ। बाद वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं, बट मेन लाइन मेरे लिए ये है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन करने की, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड
मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा वेल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आ सकता है, याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे है। तो वो क्या कह रहा है कि पता चला, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि बी ने ना बी ने ए को पहले कह दिया था कि देखो भाई ऐसा है, तुम मुझे ऑफर करते हो ना, ये रोज रोज मुझे तुम ऑफर करते रहते हो कि ये खरीदोगे क्या, ये खरीदोगे। तो अगर कभी ऐसा हो ना कि मैं बाई चांस रिप्लाई ना करूं आपको, तो उसको मेरी यस मान लेना। बी ने ऐसा पहले उसको कह के छोड़ रखा था, पहले क्या कर रखा था, बी ने उसको इंडिकेट करके छोड़ रखा था। तो इस केस में अभी तो भाई क्लियर है कि अगर बी साइलेंट हो गया ना, बी क्या हो गया, साइलेंट हो गया, तो मैं उसको क्या मान के चलूंगा, एक्सेप्टेंस मान के चलूंगा। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, मतलब एक स्पेशल केस हो गया जहाँ पे ऐसी सिचुएशन रेज हो रही है। अदरवाइज तो क्या मैं उसको साइलेंस को ऑफर नहीं, वो एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। बात क्लियर हुई, डन है पूरी तरह से। चलो अब हम क्या करते हैं, केस पढ़ते हैं। केस किसके बीच में है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। सो यहाँ पे एफ कौन था, अंकल था। मतलब क्या केस पता है किस तरह से है, एक बंदा है एफ, ठीक है, फेल्ट हाउस, ये कौन है, अंकल। ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर पाउंड 330, वो 30। उसने क्या कहा, अपने नेफ्यू से कहा कि मैं क्या तुम्हारा हॉर्स खरीदना चाहता हूँ, कितने में, 30 पाउंड में। और उसने क्या कहा, इफ आई हेयर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसीडर द हॉर्स माइन एट पाउंड 30। अगर तुम्हारी तरफ से मैंने कोई जवाब नहीं सुना ना, तो मैं इसको मान लूंगा कि तुमने मुझे इसे 30 रुपीज 30 पाउंड में बेच दिया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। मतलब एक पर्सन कौन था, एफ था। कौन, एक एफ है, एक उसका नेफ्यू है। नेफ्यू को हम इसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसा दिया नहीं है, नेफ्यू को एन मान लेते हैं, ठीक है। एक कौन, एफ है, और एक कौन है, एन है, नेफ्यू। इसने इसको कहा कि मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, हॉर्स खरीदना है। और अगर तुमने रिप्लाई नहीं करा ना, मतलब अगर तुम साइलेंट रहे, तो मैं क्या मान लूंगा, इसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा। पहले तो ये बताओ क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि साइलेंस को अपने आप में मैं कभी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता हूँ। फिर हुआ क्या, उसके बाद नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल। उसने क्या करा, अपने नेफ्यू ने अपने जो चाचा थे, जो भी थे, अंकल थे, उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं करा। ही टोल्ड हिज ऑक्शनर, अभी नेफ्यू का अपना कोई ऑक्शनर था, मतलब सामान घोड़े बेचने वाला, जिसका नाम क्या था, बी। यही कौन था, बिंडले था। मेन केस जो जिसके बीच में हुआ ना, वो अंकल के बीच में और ऑक्शनियर के बीच में हुआ, जो ऑक्शन करता है। टू कीप द पर्टिकुलर हाउस आउट ऑफ द सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंटेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। उसने क्या कहा, नेफ्यू ने बी से कहा, ये जो घोड़ा है ना, बात समझो, ये जो हॉर्स है, इसको क्या करना, इसको ना अलग रख लेना, इसको सेल मत करना, क्योंकि ये मैं क्या करूँगा, अपने अंकल को दूंगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं एक बात करूँ, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार समझते हैं क्या सिचुएशन कैसी रेज हुई। एक कौन, एफ है, ये कौन है, अंकल है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना बाद में। एक कौन है, एन है, ये कौन है, नेफ्यू है, ठीक है, बात समझ में आई। और एक कौन है, एक बी है, जो कौन है, ऑक्शनर है, मतलब ये घोड़े को बेचने की बात कर रही है। हॉर्स किसके पास है, हॉर्स नेफ्यू के पास, क्या है इसके पास, हॉर्स है। बात समझ में आई। अभी क्या हुआ, इसने, अंकल ने क्या कहा, एन को कहा कि मैं तुम्हारा हॉर्स क्या करना चाहता हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, उसने ऐसा कहा। और अगर तुम साइलेंट हुए ना, अगर तुम साइलेंट हुए, तो मैं क्या इसको एक्सेप्टेंस मान के चल लूँगा। अब दूसरी तरफ से क्या हुआ, ये जो एन था, एन, ये इसने अभी तक एफ को एक्सेप्टेंस नहीं करी, कन्वे कर दो, टोल्ड कर दो, कुछ ही कर दो, ठीक है। अभी तक क्या, इसने, एन ने एफ को कुछ नहीं कहा कि मैं बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। बात क्लियर हुई, पहला केस तो समझ में आया, इन दोनों के बीच का क्या सीन चल रहा था, एफ और एन के बीच में। अब इसके बाद क्या हुआ, एन और बी की बात करता हूं मैं, किसकी, एन और बी की। एन और बी के केस में क्या है, एक सेकेंड रुको, ठीक है।
एन और बी की सिचुएशन बीच में क्या हुई, एन ने बी को कह दिया कि एक काम करो, तुम ये जो हॉर्स है ना, हॉर्स, इसको सेल मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि मैं ना इसको अंकल को दूंगा। अंकल से एन, एन ने अंकल को कुछ नहीं कहा, बट बी को कह रहा है कि इसको सेल मत करना। मतलब उसके मन में था कि मैं बेच अंकल को ही दे दूंगा क्योंकि वो मांग रहे हैं। बात समझ में आई। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, इस बी ने सेल कर दिया। क्या कर दिया, हॉर्स को सेल कर दिया। अब क्या हुआ, अब अंकल जो थे ना, ये अंकल जी, इन्होंने सारा दिक्कत कर रखी है। इन्होंने क्या करा, केस फाइल कर दिया। क्या करा, केस फाइल कर दिया। क्या केस फाइल कर दिया कि भाई वो हॉर्स तुमने गलत सेल करा है। ठीक, क्या, कि तुमने जो हॉर्स था ना वो गलत सेल कर दिया। क्यों, उसके बीच में तो मेरा और एन का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था हॉर्स को लेकर, अभी मैं उसका मालिक था। अब बताओ मुझे ये चीज़ बताओ कि क्या इस केस में हॉर्स जो बी जीतेगा या फिर एफ जीतेगा, मतलब गलती किसकी है, मालिक कौन था हॉर्स का। सोचो सोचो एक बार, मालिक कौन है, एफ है मालिक इसका या एन रह गया था मालिक। ठीक है, दोनों में से एक होगा ना। इसका मालिक मैं क्या कहूँगा, ऑनर कौन था, एन था। क्यों एन था, क्योंकि अभी तक एन ने एक्सेप्टेंस करी ही नहीं थी, अपनी एक्सेप्टेंस जो थी बोली नहीं थी। चाहे उसकी इंटेंशन थी एफ को देने की, मगर इंटेंशन उसने अभी तक बोला नहीं। और यहाँ पे क्योंकि साइलेंस है, नॉट कन्वेड है ना, मतलब क्या, साइलेंस है। और साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता। और जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई। बात समझ में आई। तो ऑनर कौन रह गया इस केस में, ऑनर कौन रह जाएगा, एन ही क्या है, मेरा ऑनर है। सो सामान अभी जो सेल हुआ है वो किसका सामान सेल हुआ है, नेफ्यू का सेल हुआ है। तो यहाँ पे एफ के पास तो कोई भी राइट किसी भी तरीके का नहीं था। डन है, पूरी तरह से बात क्लियर है, ओके है। तो चलो इतने को नोट डाउन कर लो, पॉज करो वीडियो को, मैं टाइम नहीं दूंगा, वीडियो को पॉज करो और क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब केस लॉ पे वापस आते हैं, एक बार फटाफट क्विक रीड करते हैं और देखते हैं क्या था। अंकल ने अपने नेफ्यू को कहा कि मैं 30 पाउंड में इसको खरीदूंगा, अगर तुमने कोई रिप्लाई नहीं करा तो मैं इसको हॉर्स को अपना मान के चलूंगा। नेफ्यू ने क्या करा, नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई एट ऑल, उसने क्या करा, उसको कोई रिप्लाई नहीं करा। यहाँ पे बीच में फुल स्टॉप आ जाएगा एक। ही सोल्ड हिज ऑक्शनर टू बी कीप द पर्टिकुलर हाउस आउट ऑफ द सेल फॉर हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर अंकल। उसने क्या कहा, अपने ऑक्शनर को कहा कि भाई इसको क्या करना, बेचना मत, क्योंकि मैं अंकल के लिए अलग रखा है। बाई मिस्टेक ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स, बी ने गलती से उसको बेच दिया। एफ ने उसको केस कर दिया फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ताकि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो। हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड, वो अभी जीत नहीं पाया केस, एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम, क्योंकि नेफ्यू ने क्या करा, अभी तक उसके पास कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया था। बात क्लियर हुई, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। चलो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए सब्सक्राइब फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, एक ए बंदा था, उसने क्या करा, वीकली मैगजीन के लिए क्या करा, अप्लाई कर दिया। जैसे आपकी क्या हो जाती है ना, मैगजीन्स होती हैं, इवन आपके सी इंस्टीट्यूट में, सी एम इंस्टीट्यूट में भी होती है, बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं, इवन आपने मुझसे पूछा होगा। तो उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना आपसे 250 के अप्रोक्स लेते हैं। सी एम ए में तो नहीं है, सी एम ए लेते हैं 250 रुपीज़ के करीब। तो स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, सर ये मैगज़ीन लें या नहीं लें। मैं उनको कहता हूँ कि देखो भाई, मैगज़ीन होती तो इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर कंटेंट तो अच्छा आता है, मगर आप अपनी बुक्स नहीं पढ़ते हो, मैगज़ीन तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि मुझे मंथली मैगज़ीन्स मिलती रहे तो ओके है, परचेज़ कर लो। नहीं चाहिए तो रहने दो, ऑनलाइन तो वैसे भी फ्री में आती है, तो ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हो पीडीएफ में। ठीक है, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी दैट ऑनलाइन। क्लियर। सो यहाँ पे क्या है, मैगज़ीन वाला सिस्टम था। इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया, यानी कि 1 साल के लिए मैंने पेमेंट करी थी और मेरे 1 साल पूरे हो गए। मैगजीन कंपनी अब भी क्या कर रही है, 5 साल तक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 साल तक अभी भी फ्री में मैगजीन भेज रही है। मतलब सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया उसके बाद भी क्या कर रहा है, मैगजीन भेजी जा रही है। एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन, और ए ने भी क्या करा, मैगजीन यूज करता रहा, बट डिनाइड टू पे द बिल सेंड टू हिम, और उसको जब 5 साल बाद बिल भेजा ना, उसने पे करने से मना कर दिया। ए वुड बी लाइबल टू पे एज हिज कंटिन्यूड यूज ऑफ द मैगजीन वॉज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। यहाँ पे क्या है, ए वुड बी लाइबल, ए की जिम्मेदारी आएगी बिल पे करने की, उसकी जो भी पेमेंट है वो करने की। सो एक चीज समझ में ध्यान रखना, अंडरलाइन करना हो, जैसे करना हो वैसे कर लेना। एफ कुड नॉट सक्सीड, ऊपर एफ सक्सीड नहीं हुआ था, और यहाँ पे ए को लाइबिलिटी आएगी। यहाँ पे मैंने साइलेंस
इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस माना है इस वाले केस में, और इस वाले केस में मैंने साइलेंस नॉट इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस कहा था कि साइलेंट होना एक्सेप्टेंस के बराबर नहीं है। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ सर, मैगजीन वाले केस में ऐसा क्यों हुआ कि डिफरेंस हमने डिफरेंट डिसीजन लिया? बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ, उसने कॉन्टिन्यूसली यूज करता रहा उसको, जो मैगजीन थी उसको क्या कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहा था, और इसलिए वो इम्प्लाइड दे रहा था। जैसे हमने कूली वाला केस देखा था ना, इम्प्लाइड वाला केस देखे थे, तो उसने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे रहा था। या तो वो मना कर देता, उसने मना भी नहीं करी, वो पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। अब इस चीज को दूसरी तरीके से समझ के सोच के देखो, आपके पास बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, क्या हर महीने वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? क्या नहीं करते हैं ना। आपका बिल का सिस्टम कैसा है कि ठीक है, हमारा तो अभी जो चलता है ये पोस्ट पे सिस्टम पे है। पोस्ट पे में क्या होता है कि आपने पहले यूज़ करो फिर पे करो, ये वाला पोस्ट पेड सिस्टम ऐसे चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहले आप यूज़ करते हो 2 मंथ्स, उसके बाद फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। सो उस केस में भी मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, 100% करेक्ट आंसर नहीं है ये रिलेशन में इसका। अगर बार बार ऐसी वाली सिचुएशन होगी तो बार बार कंपनी क्या करती रह जाएगी, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती रह जाएगी, भाई रिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए। अब बिजली का बिल आया, आपने उसकी पेमेंट कर दी, आगे आपको नहीं चाहिए, आगे आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी आती है क्या, कि उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, जो भी आपके एरिया का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कहो कि हमारी जो सर्विस है उसको डिसकंटिन्यू कर दो, हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दो, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। तो ओके है, आपने वहाँ पे कह दिया ना, तो बात ठीक है। बट आप आराम से यूज़ करते जा रहे हो करते जा रहे हो, और जब बिल आ रहा है आप पे नहीं कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी आएगी। आप उसके बाद ये नहीं कह सकते हो कि भाई हमने तो क्या नाम कहा ही नहीं था आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए, आप अपने आप ही मुझे बिजली दे रहे हो। तो ऐसी वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट 100% करेक्ट फिट, इस वाले से 100% फिट नहीं बैठ रहा है एग्जाम्पल, बट स्टिल सिचुएशन वैसी है, सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सिमिलर है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल मैगजीन का लिख के आना, इलेक्ट्रिसिटी का मत लिख के आना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हमारा ना सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम नहीं चलता, इसलिए फ़र्क है। वहाँ पे हम ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते कि 1 साल के लिए बिजली चाहिए मुझे, तो वो परमानेंट सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में। बट हाँ ऐसा ठीक है। सब्सक्रिप्शन और कहाँ चलता है, जो सब्सक्रिप्शन है ये और कहाँ यूज़ करते हो सब्सक्रिप्शन? सब्सक्राइब समझा है ना, यूट्यूब के अलावा और कहीं सुना है सब्सक्राइब? कहाँ सुना है? एक तो आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज पे, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, वहाँ पे कहते हैं सब्सक्राइब कर लो। डीटीएच पे सुना है? डी अगर घर पे जैसे टीवी लगा होता है तो उसमें आता है ना सब्सक्राइब, 2 महीने के लिए अब अगर आप फीस ये इसकी पे करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपको बोनस मिलेगा। इस तरीके की सर्विस हो जाती है। बात समझ में आया? अब देखो, कहने को ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, बट इसके लिए मैंने इतना ज़्यादा इस पर टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है ना। क्यों दिया? क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे लिख लो, क्या इंपॉर्टेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आज इतना टाइम दिया इसको, अदरवाइज मैं शॉर्ट में कल कवर कर सकता था। मैंने इसको बार बार रिपीट करा। और एक चीज़ आप देखते हैं कि मैं कोई चीज़ है ना उसको एटलीस्ट जहाँ पे भी पॉइंट आता है 3 से 4 बार रिपीट करता हूँ अलग अलग तरीके से। एक ही लाइन को मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से रिपीट करता हूँ। उसका पर्पस क्या है, आपको ना कंसेप्ट हर एंगल से समझ में आए, सिर्फ ऐसा नहीं कि वन साइडेड समझ में आए, और किसी भी तरह से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऐसा है, एक बार में लगता है हमें क्लियर हो गया, जब मैं दूसरी बार कुछ बताता हूँ ना तो उसमें आपको पता चले या ना चले, आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है, आपको कुछ नई बात समझ में आती है। तो इसलिए मैं इसको 3-4 बार बोलता हूँ। इस कारण से मैं अगर बताऊँ नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊँ ना, बस एक बार आपको बताते हुए, जैसे नॉर्मल, मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिना समझाए, एक बार प्रॉपर समझाते जाऊँ तो कोर्स आधे टाइम में हो जाएगा, मेरी मेहनत आधी हो जाएगी, बट स्टिल आई एम डूइंग डबल एफर्ट्स सो दैट आपको अच्छे से कवर हो। ठीक है, तो उस चीज़ को समझते हुए चलना। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, स्वीट मेकर सेइंग जलेबी ले लो, यू एट एंड रिफ्यूज टू पे। मतलब ये वाला जो केस है ना, ये जो मैं स्वीट मेकर वाला लिखा है, ये सिर्फ आपके लिए, ये जो एग्जाम्पल लिखा है ना, ये सिर्फ ऐसे ही है, मतलब इसको मुझे एग्जाम में नहीं लिख के आना डेफिनेटली। ये मैंने क्या लिखा है, जैसे मान लो आपके घर पे बाहर सब्जी वाला आता है या जलेबी वाला आया, कोई आया, वो सब्जी वाला क्या कहता है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो सब्जी ले लो, और आप क्या कर रहे हो, उससे लेके रख ली अपने पास, पेमेंट करी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ना। सो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ आपको कह रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। मतलब ये वाला जो एग्जांपल है ना, 2 जगह फिट बनता है हमारा, एक तो यहाँ पे बनता है फिट, और एक वो हमने पढ़ा था ना, इनविटेशन टू ऑफर,
इनविटेशन टू ऑफर। तो ये भी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। जलेबी वाला या सब्जी वाला जो कह रहा है ना सब्जी ले लो सब्जी ले लो, तो आप ये नहीं कह सकते हो एक्सेप्ट कर दिया मैंने तो अब दे दो मेरे को, और फिर कह रहे हो कि भाई तुमने पैसे की बात करी थी, तुम तो सिर्फ ये कह रहे थे गोभी ले लो आलू ले लो लाओ दे दो मुझे फ्री में, और एक्सेप्ट हो गया अब तो बाउंड हो गए। ना ना, वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है। अभी आप उसको ऑफर करोगे, ऑफर करते वक्त आप उसको कहोगे कि कितने रुपए की है, या आप डायरेक्टली अपनी तरफ से बोलोगे, तब वहाँ पे आपके बीच में बार्गेनिंग होगी, तब जाके रेट फाइनल होगा। बात समझ में आई? तो ये वाला एग्जांपल जो है वैसे मैं रिमूव करूंगा यहाँ से, मैं इसको शिफ्ट करूंगा कहाँ पे, ऊपर वाले में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फिट बनता है, बट यहाँ पे भी आप इसको अपनी मेमोराइज करने के लिए लिख सकते हो। चलिए, अभी हम इसके बाद एक लास्ट टॉपिक समझते हैं, इस टॉपिक का एक टॉपिक, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो कुछ करके कर सकते हो, या फिर इम्प्लाइड कंडक्शन भी कर सकते हो। व्हेन अ पर्सन, जब एक पर्सन परफॉर्म एक्ट इंटेंडेड बाय ऑफरर एज कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट कंस्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस। व्हेन अ पर्सन, जब एक पर्सन परफॉर्म करता है एक्ट इंटेंटेड बाय द ऑफरर, जो ऑफरर ने कहा था। कर कौन रहा है, व्हेन, ये वाला पर्सन कौन है, बी। व्हेन बी परफॉर्म्स एक्ट सेड बाय, इंटेंडेड को सेड भी लिख सकते हो, आस्क बाय भी लिख सकते हो। ऑफरर कौन, ए। एज कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, ए। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। जब ए बी करके लिखते हो ना तो समझ में थोड़ा जल्दी आता है। यहाँ पे ये कह रहा है व्हेन बी परफॉर्म्स, बी ने कोई एक्ट करा है, जैसे कि आप पेमेंट करी है, क्या करी है, पेमेंट करी है, इंटेंडेड बाय द ऑफरर, ए के कहने पर, ए ने कहा था और बी ने क्या करी, उसको पेमेंट कर दी। इसको ही मैं क्या कहूँगा, कंसिडरेशन बोलूँगा। मतलब इसी को मैं क्या कहूँगा कि जैसे मैंने पेमेंट करी, मैंने कंसिडरेशन दे दी और मैंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको दो तरीके से समझते हैं। ए ने क्या कहा, बी को कहा मेरा 10 पेन है, 100 रुपीज़ में खरीदोगे क्या आप, क्या पूछा है, किससे, बी से। अब बी ने इसको यस कह दिया, यस कह दिया, तो कुछ कह दिया ना, कुछ परफॉर्म कर दिया ना, सामने वाले की इंटेंशन ही क्या थी, सामने वाला यस कर दे, तो ये भी क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। या फिर बी ने कुछ नहीं कहा और सीधा इसको क्या करे, 100 रुपीज़ पे कर दिया, क्या करा, 100 रुपीज़ पे कर दिए। तो इसका ये एक्ट करना ही, ये जो पेमेंट करना ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना कि उसने यस भी कर दिया और अपनी तरफ से कंसिडरेशन भी पे कर दी, उसने एक साथ दो काम कर दिए। तो यहाँ पे जो उसकी एक्सेप्टेंस, ये यस है ना, ये कैसा हो गया, अपनी आप से समझ में आने वाली बात है, ये कैसा है, हिडन है, इंटरप्रेटेड है, मतलब एज्यूम करके चल सकता हूँ मैं इसको। तो सिंपल सी बात है, मतलब इसमें सीधा सा क्या कहना है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट का कहना क्या है कि अगर मेरे कहने पर, मेरे कौन, ए के कहने पर बी जो काम ए ने कहा था वो कर देता है तो उसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, मैं रब कर दूं इसको। चलो, अभी इसके बाद मैं बात करता हूँ व्हेन अ पर्सन फुलफिल्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफर, जब एक पर्सन ऑफर की जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको पूरा कर देता है, ही इज सेड टू हैव एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट, और वो क्या कहलाता है, माना जाता है कि उसने सारी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे 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 ए ने बी से कहा मैं आपको ना 10 पेन सेल कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा, और आप क्या करना, पेमेंट जो है ना, पेमेंट सी को कर देना। ऐसा हो सकता है ना कि किसी थर्ड पर्सन को कह दो कि उसको पे कर देना, इसको क्या कर देना, आप पेमेंट कर देना। और क्या आप ऐसा करने को क्यों, मतलब अभी इसने क्या करा है, सिर्फ ऑफर करा है, ऑफर करा है, बी से पूछा है कि मैं आपको 10 पेन दूंगा, आप सी को पेमेंट कर दोगे ना उसकी, और बी ने पता क्या करा, डायरेक्टली पेमेंट कर दी, किसको, सी को पेमेंट कर भी दी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि उसने टर्म एंड कंडीशन पूरी कर दी ना। यहाँ पे एक टर्म कंडीशन क्या थी कि पेमेंट जो है वो किसको करोगे, सी को करोगे, ए को नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी तो बी ने उसको पूरा कर दिया, या ए ने कोई और सिचुएशन रखी थी, कोई और कंडीशन रखी थी, तो बी उसको पूरा कर देता, तो मान के चलूंगा क्या हो गया कि ये एक्सेप्ट हो गया। तो चलो एक एग्जाम्पल बुक का भी देख लेते हैं। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, एक व्यापारी को कस्टमर से एक ऑर्डर मिला, एंड ही डिलीवर्स द गुड्स टू द कस्टमर, और उसने क्या करा, डिलीवर कर दी। ही सेड टू हैव मेड एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट, तो ये माना जाएगा कि भाई उसने डिलीवर करके ही क्या हो गया कि एक्सेप्टेंस कर ली। मतलब मैंने अभी एक शॉपकीपर को कहा मुझे ना 100 पीस, या चलो जो भी है, मुझे 10 क्या चाहिए होंगे, बिस्किट के पैकेट सेंड कर देना। अभी उसने क्या करा, सिर्फ इतना नहीं कहा मेरे को हाँ मैं कर दूंगा, उसने भेज भी दिए मेरे पास, तो डेफिनेटली ये क्या एक्सेप्टेंस हो गई ना।
तो ये वाली बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि अपनी तरफ से ये इम्प्लाइड और कंडक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन वाली एक्सेप्टेंस हो गई। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का, कौन से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में से एक है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। मगर मैंने ये जो चार्ट बनाया है ना, ये जो चार्ट बना के दिया है, इससे ये पता है क्या होगा, इसको ये कैसा बन जाएगा, मोस्ट इजी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और सबसे आसान बन जाएगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे रहते हैं। इसमें खूब अच्छा डिस्कशन होगा, काफ़ी टाइम लगेगा हमारा, थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी। अब नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।